अब मैं आपको पढ़ाती हूँ एमएचसी। तो बच्चों एमएचसी क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एमएचसी क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और सेल सरफेस प्रोटीन्स। ये एमएचसी प्रोटीन्स क्या है? ये सेल सरफेस प्रोटीन्स हैं, यानी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सेल के सरफेस पे। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि पेप्टाइड एंटीजन के साथ बाइंड करना और इनको प्रेजेंट करना टी लिम्फोसाइट्स को। कल मैंने आपको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पढ़ाते हुए समझाया था ना कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ने कैसे सेल को रिकोगनाइज करना है जिस सेल के अंदर बैक्टीरिया या पैथोजन प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था ना कि CD8 किल करता है इन्फेक्टेड सेल्स को आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैम बाय MHC1 एंड वायरल एंटीजन। तो क्या होता है? वायरस जो है वो सेल के अंदर जाकर छुप के बैठ जाता है और सेल क्या करता है? इस वायरस के एंटीजन्स को अपनी सरफेस पे MHC1 प्रोटीन जो है ना, ये इनके ID कार्ड्स हैं, इनके साथ वायरल एंटीजन्स को प्रेजेंट करता है। और टी सेल्स जो हैं वो पहले देखते हैं कि MHC प्रोटीन अकेला नहीं है, अकेला होता तो ये नॉर्मल था, लेकिन अब साथ में वायरल एंटीजन भी है, MHC ने इसको भी प्रेजेंट किया हुआ है। तो अब मैं जाके इस सेल को मारना है, इस सेल को किल करना है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, तो वही वाले MHC आज हम पढ़ रहे हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर सेल सरफेस प्रोटीन्स हुज मेन फंक्शन इज टू बाइंड पेप्टाइड एंटीजन्स। ठीक है, इनका काम क्या है? पेप्टाइड एंटीजन को बाइंड करना और इनको प्रेजेंट करना टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स फिर आगे क्या करते हैं? इन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि टी सेल जो है वो खुद नहीं एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकते। MHC का इसमें क्या रोल है? तो बच्चों टी सेल जो है ना वो सिर्फ तभी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जब MHC प्रोटीन्स उनको सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वैसे नहीं उनको नजर आता। हमारे पास उसकी सरफेस पे MHC है, टी सेल यहाँ से गुजरता था ब्लड से, वो पेट्रोलिंग कर रहा था, सारी पुलिस थी वो देख रही थी कि हाँ MHC है, सब सेल्स पर सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर इस सेल के अंदर बैक्टीरिया छुपा हुआ ना, तो इस सेल ने उसके एंटीजन लेके अपने साथ MHC अपने साथ इसको जोड़ा एंटीजन को और इसको प्रेजेंट किया टी सेल्स को। ठीक है, आप समझ लो जैसे क्लास का CR नहीं है, MHC वैसे है। ठीक है, CR जाएगा टीचर के बाद तो सिर्फ तभी टीचर उनकी बात सुनेगा, वरना जो है ना वो सर या प्रिंसिपल बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो MHC प्रेजेंट करेगा एंटीजन्स को तो फिर ही टी सेल्स उसको मारेगा, वरना नहीं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि टी सेल्स कैन रिकॉग्नाइज फ्री एंटीजन। ये फ्री एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दे रिकॉग्नाइज ओनली पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंट विद MHC प्रोटीन। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपने याद रखनी है कि ये तभी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो MHC प्रोटीन्स के साथ होंगे, वरना नहीं। ठीक है, अब हम क्लास 1 MHC की 2 टाइप्स हैं, क्लास 1 MHC और क्लास 2 MHC। ठीक है, ये आपने बुक से भी देखना हुआ तो देख लेना, ये चैप्टर 60 और 62 में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो MHC क्लास 1 पढ़ते हैं हम, फिर हम पढ़ेंगे MHC क्लास 2। तो बच्चों क्लास 1 क्या है? क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ना हमारी बॉडी में, उन सब न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास MHC है। यानी हमारी बॉडी में जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उन सेल में से किसी भी सेल के अंदर जाके बैक्टीरिया छुप जाएगा तो वो सारे उन सब के पास MHC है। वो सारे वो एंटीजन जो है ना वो टी सेल को प्रेजेंट कर सकते हैं, टी सेल उनको ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब आप देखो कि हमारी बॉडी में एक ऐसे सेल हैं जो न्यूक्लिएटेड नहीं है। वो कौन से हैं? मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो मैच्योर रेड ब्लड सेल जो है ना उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, वो न्यूक्लिएटेड नहीं है, तो जाहिर है उनके पास MHC नहीं होगा क्योंकि MHC सिर्फ न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास था। ठीक है, तो MHC जो है ना वो मैच्योर रेड ब्लड सेल जो है ना ये नहीं कर सकते एंटीजन को प्रेजेंट। बाकी सारे सेल्स हमारी बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल जो है ना वो सब अपने एंटीजन प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो MHC के फीचर्स क्या हैं कि ये इट इज़ फाउंड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, नॉट फाउंड ऑन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अगर MCQs आए ना कि किन सेल्स के पास MHC1 नहीं है तो आपने लगाना है RBCs, वो भी मैच्योर RBCs। मैच्योर RBCs सिर्फ न्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर ये कौन से एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं? ये एंडोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। एंडोजिनस का मतलब होता है सेल के अंदर वाले, यानी जब सेल के अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा तो फिर वहाँ से एंटीजन लेके ये प्रेजेंट करेंगे। अगर एंटीजन कहीं बाहर ही मुफ्त में फिर रहा है ना तो वो नहीं प्रेजेंट करेंगे, ये सिर्फ वही प्रेजेंट करेंगे जो इनके अंदर आया बैक्टीरिया, उसको तोड़ा, उसका एंटीजन लिया और वो सरफेस पे प्रेजेंट किया। ठीक है, समझ आ गया? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एंडोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करने हैं, एक्सोजिनस नहीं। फिर क्या है कि ये किसको प्रेजेंट करते हैं अपने एंटीजन्स? तो MHC क्लास 1 जो है ना ये CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को अपने एंटीजन प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये दोनों क्लासेस हैं, एक CD8 को करेगा, एक CD4 को करेगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है। इसका मैं एंड में आपको एक निमोनिक भी बताऊंगी याद रखने का। तो बच्चों MHC क्लास 1 किसको प्रेजेंट करती है? अपने एंटीजन CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। हमने पढ़ा ना कि ये टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, तो टी सेल्स भी आगे से टाइप्स हैं टी सेल्स की भी 3 तरह की।
तो जो MHC1 है ना वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को अपने एंटीजन प्रेजेंट करता है। इसका मेन रोल क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल करना। जाहिर है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेगा और साइटोटॉक्सिक का ही तो काम था सेल्स को मारना। साइटोटॉक्सिक को प्रेजेंट करेगा, ये आएगा और आराम से उसको मार के चला जाएगा, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स मर जाएंगे, इसका काम ये है। अब MHC क्लास 2 पढ़ते हैं। MHC क्लास 2 प्रोटीन्स क्या हैं बच्चों, ये दीज आर फाउंड ऑन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हैं, तो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट। डेंड्राइटिक सेल्स में मैंने आपको बताया था ये जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। रुको मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर आपको भूल गया तो। हाँ ये है, ये देखो डेंड्राइटिक सेल मैंने आपको दिखाया था कि दीज आर बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, लेकिन मैक्रोफेजेस जो है ना ये भी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें प्रोफेशनल में क्या क्या आ जाएगा, MHC2 जो है ना ये सिर्फ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर है। ये प्रोफेशनल कौन कौन सा है, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स भी, ठीक है। इसको आपने निमोनिक बना के याद रखना है डम से, यू को निकाल दो, बाकी DMB, डेंड्राइटिक, मैक्रोफेजेस और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अब क्लास 2 जो है ना ये कौन से एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, ये एक्सोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करता है, यानी जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, सेल के अंदर वाले नहीं बाहर वाले। इन्होंने बाहर वाले एंटीजन को प्रेजेंट करना है। 1 जो थे वो एंडोजिनस एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे थे और 2 वाले जो है ना इन्होंने प्रेजेंट करने हैं एक्सोजिनस एंटीजन। क्लास 2 प्रेजेंट एंटीजन टू CD4 हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। 1 वाले जो थे वो 8 को प्रेजेंट कर रहे थे और 2 वाले जो है ना एक्सोजिनस प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी CD4 को। तो बच्चों इनका मेन फंक्शन क्या होगा, इनका मेन फंक्शन ऑफ MHC क्लास 2 इज टू एक्टिवेट CD4 हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। CD4 हेल्पर टी सेल्स और हेल्पर टी हमें क्या पता करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सारे इम्यून रिस्पॉन्स को। विच देन कोऑर्डिनेट इम्यून रिस्पॉन्स बाय हेल्पिंग, क्या करते हैं कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस को और अदर इम्यून सेल्स को। बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे तो क्या बनेगा, एंटीबॉडीज बनेंगे। मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे तो मैक्रोफेजेस पहले से एक्टिवेट थे, ये और भी एक्टिवेट हो जाएंगे, बैक्टीरिया सेल को खाना शुरू कर देंगे और अदर इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे और वो भी इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, MHC क्लास 1 और क्लास 2 इन दोनों को हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों का, कि क्लास 1 जो है ना, क्लास 1 वो सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट है सिवाय RBCs के, और क्लास 2 जो है ना ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये देख लो आप इस टेबल से। क्लास 2 जो है ना ये प्रेजेंट है डेंड्राइटिक, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स के ऊपर। इनका क्या काम है, इन्होंने एंडोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करने हैं 1 ने, और 2 ने एक्सोजिनस एंटीजन प्रेजेंट करने हैं, ठीक है। क्लास 1 एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय CD8 टी सेल्स एंड क्लास 2 एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4 हेल्पर टी सेल्स। इनका मेन रोल क्या है कि इन्होंने टी सेल एक्टिवेशन करानी है जो कोऑर्डिनेट करेगी इम्यून रिस्पॉन्स को, और इनका मेन रोल क्या है, इन्होंने इन्होंने डायरेक्ट किल कर देना वायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को, ठीक है, क्योंकि वो साइटोटॉक्सिक को एक्टिवेट कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्लिनिकल, अब आगे इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पूछो ये MHC की। तो बच्चों इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में आप याद करने से पहले आप लोग याद करो HLA। HLA क्या है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन MHC मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट। अब देखो MHC जो थी ना, मैंने आपको बताया था MHC ये ना सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट है। इसको MHC को हम सारी स्पीशीज़ के लिए इसका ओवरऑल नाम है, नाम है ये नेम है इसका ओवरऑल सब स्पीशीज़ के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के सेल पर जो MHC है ना उसको MHC नहीं बोलता, उसको HLA बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बात की, MHC जो थी ना वो जनरल टर्म थी सब स्पीशीज़ के लिए, लेकिन ह्यूमन सेल्स के ऊपर जो MHC होगा ना उसको हम ह्यूमन MHC को HLA बोलते हैं, ठीक है। बस HLA ही है और कोई चीज़ नहीं है, MHC है बस, इंसानों में इसका नाम रख दिया HLA। अच्छा पीछे मैंने आपको बताया था कि मैं इनका आपको निमोनिक भी बताती हूँ। MHC क्लास 2 1 और 1 किस किस को प्रेजेंट करता है। बच्चों आपने ना याद रखना है कि 2 चीज़ों का ना आपने प्रोडक्ट 8 ही लेना है, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी तरह हो, अगर क्लास 1 है तो उसमें 8 हमें किस तरह आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 8, और क्लास 2 है तो उसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। एंड रिजल्ट क्योंकि हमें 8 चाहिए, तो क्या पता चला हमें क्लास 1 प्रेजेंट करती है अपने एंटीजन CD8 सेल्स को, और क्लास 2 प्रेजेंट करती है CD4 सेल्स को, ठीक है। आपने इसे याद रखना कि हमने ना प्रोडक्ट 8 बनाना है, 1 8 सा 1 2 4 सा 1, तो मतलब 1 वाले CD8 सेल्स को प्रेजेंट करते हैं और 2 वाले CD4 को। ये अक्सर भूल जाता है पेपरों में, इसलिए मैंने ना इसका ही आपको बताया है। अभी तो आपको आसान ही लग रहा होगा अभी तो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना, लेकिन फिर जब पेपर हमने देना हो रहा था ना तब भूल जाता है कि 1 किसको प्रेजेंट कर रहा था, 2 किसको प्रेजेंट कर रहा था, तो उसके लिए आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमने HLA पढ़ लिया है।
HLA के जीन्स कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम 6 पे, ये अपनी याद रखनी है बात। और HLA प्रोटीन्स डिटरमिन टिश्यू कंपैटिबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसका ये आपको अभी आगे भी समझ आ जाएगी। अब हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं MHC की मेन। तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बच्चों किस में है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका रोल है। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, अब जैसे ट्रांसप्लांटेशन से हम पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं ना, इसी तरह हमने उनके HLA भी मैच करने होते हैं सेल्स के ऊपर प्रेजेंट MHC प्रोटीन्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना साइटोटॉक्सिक और सेल जो होते हैं वो ब्लड के अंदर घूम रहे होते हैं और वो अपने MHC प्रोटीन्स को देखते हैं, वो रिकॉग्नाइज करता है कि MHC है तो ठीक है, वरना अगर कोई एंटीजन है इसके ऊपर या कोई और MHC है तो वो इसको खतरे के तौर पे लेते हैं, इसको किल कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, ट्रांसप्लांटेशन से पहले ब्लड ग्रुप भी हमने मैच करना है, और दूसरा हमने ये सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले HLA जीन्स, इनको भी हमने HLA जीन्स को भी उनके ना हमने मैच करना है अलील्स को, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम कंपेयर्स द डोनर्स HLA विद इट्स ओन, ठीक है, हमने रेसिपिएंट और डोनर के HLA को कंपेयर करना है। ये कहीं ये ना हो कि उसके HLA सेल्स के ऊपर और थे, हमने इसकी जगह जो है वो ऑर्गन डोनेट किया है उसके ऊपर, तो जाहिर है अब और होंगे तो उसके बॉडी जो है ना वो ऑर्गन रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दे, ठीक है। If HLA molecules are very different, T cells recognize the graft as foreign and initiate rejection, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि अगर HLA molecules डिफरेंट होंगे, यानी सेल्स के ऊपर लगे हुए MHC या HLA हैं ही डिफरेंट, तो हमारी बॉडी के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तो उसको खतरे के तौर पे लेंगे ना और उसको मारना शुरू कर देंगे, और इससे इम्यून या ऑर्गन रिजेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। देयरफॉर HLA मैचिंग इम्प्रूव्स ट्रांसप्लांट सक्सेस। एक तो ब्लड ग्रुपिंग भी है, लेकिन साथ में अगर हम HLA मैचिंग भी कर लेते हैं ना तो ट्रांसप्लांट। अब आगे जो है ना HLA पॉलीमॉर्फिज्म उन्होंने बताया हुआ। HLA पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है कि पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी डिफरेंट फॉर्म्स और एलील्स ऑफ HLA जीन एग्जिस्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। इंसानों के अंदर ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं HLA की, जिस तरह ब्लड ग्रुप की टाइप्स हैं इसी तरह HLA की टाइप्स हैं, इसीलिए तो हम इसमें मैच करते हैं। जाहिर है अगर सेम होती तो क्यों मैच करते हैं, डिफरेंट है तो फिर ही हर इंसान की मैच करते हैं ट्रांसप्लांटेशन से पहले, ठीक है। तो हर इंसान में HLA डिफरेंट होते हैं और इसीलिए हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले ब्लड ग्रुप के साथ साथ HLA टाइपिंग भी करते हैं, ताकि क्या हो बच्चों, ताकि ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। अब वो कह रहा है को डोमिनेंट एक्सप्रेशन होती है इसकी। को डोमिनेंट एक्सप्रेशन का मतलब है कि HLA जीन जो है ना बच्चों, एक HLA जीन जो होता है ना उसके पास 2 अलील्स होते हैं, ठीक है, 2 अलील्स होते हैं, एक मदर से आता है एक फादर से आता है। अब ऐसे नहीं होता कि बॉडी में जाकर जैसे ट्रेट्स की तरह एक डोमिनेंट हो गया एक रिसेसिव रह गया, नहीं, ये जो दोनों अलील्स है ना ये को डोमिनेंट फॉर्म में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। बोथ द मदर एंड फादर आर एक्सप्रेस्ड स्टिमुलेटली। को डोमिनेंट एक्सप्रेशन होती है मींस दैट HLA जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर आर एक्सप्रेस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। इनमें कोई डोमिनेंट और रिसेसिव वाला सीन नहीं है, इनकी को डोमिनेंट, ठीक है, दोनों बराबरली एक्सप्रेस होते हैं। बस ये इतनी याद करने वाली बातें नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। फिर अब HLA टाइपिंग जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। HLA टाइपिंग इसका क्या मतलब है कि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन HLA टाइपिंग इज परफॉर्म टू डिटरमिन हाउ क्लोजली द डोनर एंड रेसिपिएंट HLA मॉलिक्यूल्स मैच। ये डोनर का सेल होगा, ये रेसिपिएंट का, इसके ऊपर HLA है, इसके ऊपर HLA है, और ओवरऑल स्पीशीज के लिए इनका नाम MHC देखा था, लेकिन ह्यूमंस में इनका नाम HLA है। हमने इन दोनों को देखना है कि ये एक दूसरे से कितने रिजेंबल करते हैं, ठीक है। हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले इसको इस मैचिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, HLA टाइपिंग, ठीक है। और इस HLA टाइपिंग में हमने कौन से HLA जीन्स को मैच करना है, इन 5 जीन्स को A B C D R और D Q, ABCDRDQ, इन 5 जीन्स को हमने मैच करना है। अब हमें पता है एक जीन में जो होते हैं वो 2 अलील्स होते हैं, एक मदर से आता है एक फादर में आता है, तो 5 जीन्स हमने मैच करना है, तो मतलब हमने कितने अलील्स मैच करना है, 10 अलील्स। तो लेविंसन में लिखा हुआ है 10/10 मैच, ठीक है। 10/10 मैच का क्या मतलब है कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन से पहले उसके HLA मैच कर रहे हैं, उस HLA में भी हम बेसिकली ये 5 प्रोटीन्स मैच कर रहे हैं, तो हमारे जो है ना 10 अलील्स हैं, इन 5 प्रोटीन्स का मतलब है 10 अलील्स हैं, ये 10 के 10 अगर मैच है ना तो इसको हम बोलते हैं 10/10 मैच, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक जीन में हुए 2 अलील, 5 जीन में हुए 10 अलील्स, अगर सारे के सारे मैच हैं तो इसको हम कहेंगे 10/10 मैच, ठीक है। 10/10 मैच का आपको समझ आ गई, HLA टाइपिंग की समझ आ गई। इसमें हमने HLA देखने हैं सेल्स के ऊपर, HLA प्रोटीन्स के वो दोनों रेसिपिएंट और डोनर के किस हद तक मैच हैं, और इस मैचिंग में हमने ये 5 जीन्स मैच करने हैं, ठीक है। अगर 4 मैच हो गए तो हम कहेंगे 8/10 है, अगर 3 हो गए तो हम कहेंगे 6/10 है, अगर 2 हो गए तो हम कहेंगे 4/10 है, अगर 10/10 है तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो मैच करो ही करो। जैसे हमें ब्लड ग्रुपिंग के रिजल्ट का पता चलता था ना कि एग्लूटिनेशन हो गई है, यानी ये दोनों जो है ना वो सेम नहीं है, सेम ब्लड ग्रुप के नहीं है क्योंकि एग्लूटिनेशन हो गया। इसी तरह इसमें हमें इस तरह 10/10 मैच से पता चलता है कि कितना % मैच हुआ है। अब वो कह रहा है कि HLA टाइपिंग हम किस तरह करते हैं। ओल्ड मेथड इसका था सीरोलॉजिक एसेज, और जो करंट मेथड है ना इसमें DNA सीक्वेंसिंग यूजिंग PCR एम्पलीफिकेशन करते हैं, ठीक है। बस आपने याद रखना कि HLA टाइपिंग किस तरह करते हैं, PCR एम्पलीफिकेशन के